हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें भी पहला हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो बच्चों, जब एक से ज़्यादा कैपेसिटर को किसी सर्किट में ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं ये इसकी क्या है, ग्रुपिंग है। बहुत सारे कैपेसिटर मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुपिंग आपको रेजिस्टेंस में बच्चों पढ़ाई गई थी। रेजिस्टेंस के केस में आपको 10th क्लास में भी पढ़ा दिया गया था कि अगर दो रेजिस्टेंस ये हैं R1 और R2 और ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R1 प्लस R2। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द हमने बोला इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे इन दोनों को वहां पे आप ऐड कीजिए या इन दोनों को हटा दीजिए और इसकी जगह जो इक्विवेलेंट आया है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये रेजिस्टेंस वही काम करेगा जो ये R1 R2 मिलकर कर रहे होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने एक 3 ओम और एक 8 ओम ये दो रेजिस्टेंस मान लीजिए सीरीज में ऐड किए, तो क्या होगा कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2, मतलब कितना आएगा 11 ओम। इसका मतलब होता है चाहे आप इन दोनों को वहां पे ऐड कीजिए चाहे इन दोनों को हटा के 11 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर लीजिए, तो ये वही काम करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे होंगे। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का था। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको रेजिस्टेंस का पढ़ाया गया कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं और वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, एक R1 है और एक R2 है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता था 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट पैरेलल और सीरीज का रेजिस्टेंस में निकालना सीख चुके हैं। अब हमको कैपेसिटर्स के केस में देखना है कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे आएगी। तो बच्चों, सीरीज का में दो कैपेसिटर हैं, ये हम कैसे पता करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस में पता चलता था। मतलब अगर एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने में केवल एक ही रास्ता हो, केवल एक पाथ हो, तो हम बोलते थे कि हाँ भाई ये क्या है, दोनों सीरीज में है। अगर कहीं भी दो रास्ते बन गए तो वो पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो ये कब तक सीरीज में होते हैं, जब तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, तो हम बोलते हैं हाँ ये दोनों कैसे हैं, आपस में सीरीज में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के दो रास्ते हैं, इसीलिए दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसी तरीके से कैपेसिटर में हमको देखना चाहिए। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में मान ले बच्चों कि एक हमने ये कैपेसिटर लगाया, एक हमने ये कैपेसिटर लगाया, एक हमने ये कैपेसिटर लगाया। ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और मान लेते हैं इन सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। एक की कैपेसिटी C1 है, एक की कैपेसिटी C2 है और एक की कैपेसिटी C3 है। हमने मान लिया कि इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने एक V वोल्ट के सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट का सेल। अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। कैसे पता चल रहा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंचना है, यहां तक मान लो पहुंचना है, तो एक ही रास्ता है, मतलब ये दोनों सीरीज में। अगर इसके आगे वाले किसी पॉइंट तक पहुंचना है, मान लीजिए यहां तक बात करते हैं, तो यहां से यहां तक जाने का केवल एक सिंगल वे है। इसका मतलब ये दोनों तीनों क्या है, आपस में सीरीज में। बच्चों, हमको इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है कि अगर ये सीरीज में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। तो भाई ये V वोल्ट का अगर कोई सेल आपने यूज किया, मान लीजिए कि इधर आपने प्लस इंड है, ये हमारा माइनस इंड है। सपोज करते हैं कि प्लस इंड से यहाँ पे प्लस Q चार्ज प्रोवाइड होता है। कितना चार्ज प्रोवाइड हुआ, प्लस Q। तो अगर इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज जाएगा तो क्या होगा, सोचिए, इंडक्शन होगा यहाँ से इस प्लेट पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। इंडक्शन होगा तो यहां पे बच्चों कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। ये आ गया माइनस Q चार्ज। और इसकी आउटर वाली प्लेट पर यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, आउटर वाले पे आ जाएगा प्लस Q चार्ज।
ये प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू, किसके थ्रू, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहां पहुंच जाएगा। ये प्लस क्यू पहुंच गया यहां पे। जब ये प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया तो इसके सामने वाली प्लेट पे फिर से इंडक्शन होगा और फिर से ये कैसा चार्ज आ जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। फिर से वही बात है, इसकी आउटर प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आया होगा इंडक्शन के समय, वो आउटर प्लेट वाला चार्ज फ्लो होके यहां पहुंच गया, तो यहां पे फिर कैसा चार्ज आ गया, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, जब ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सामने वाली प्लेट पे कितना चार्ज चला जाएगा, यहां पे ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज। अब फिर इसकी आउटर पे प्लस क्यू चार्ज आया, वो यहां से होते हुए इस निगेटिव एंड में जाके चला गया सेल में, तो यहां सेल से प्लस क्यू चार्ज निकला था और प्लस क्यू ही उसमें वापस आ गया। कहने का सेंस ये, तो ये इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, तो इनमें चार्ज सेम रहता है। सारे कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, सेम है। जब सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम हो गया लेकिन उनकी कैपेसिटी अलग हो गई, इसका मतलब उन सब पर वोल्टेज कुछ हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना हो गया, V1, दूसरे पर वोल्टेज कितना हो गया, V2, तीसरे पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, V3। ठीक है, अब बात यह आती है कि इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो आया है, अगर उसका हम Q और C से रिलेशन निकालें तो क्या निकलेगा। तो देखिए, आपको बच्चों पता है कि कैपेसिटर C इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस Q अपान V। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। यहां से आप लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C। यहां से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C। यानी कि अगर पहले कैपेसिटर की हम बात करेंगे, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर V1 कितना आ जाएगा, सोचिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। तो क्या आएगा, Q चार्ज गया अपान C1। अगर सेकंड कैपेसिटर की बात करेंगे, V2 निकालेंगे, तो V2 क्या निकलेगा बच्चों, V2 सेकंड कैपेसिटर के लिए, तो चार्ज अपान कैपेसिटी, तो क्या निकलेगा, Q अपान C2। और थर्ड कैपेसिटर के लिए अगर आप V3 फाइंड करेंगे तो ये निकलेगा Q अपान C3। जब इन तीनों की कैपेसिटी हमने, इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है, तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी C मान लिया जाए, तो हम चाहें तो इन तीनों को हटा के उस इक्विवेलेंट को लगा सकते हैं। अभी हमने यही समझाया था कि अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या मान लें, C मान लें, तो C को हम ऐसे यूज कर सकते हैं V वोल्ट के साथ। इसका मतलब अगर इसकी C इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू, अब इस पे टोटल चार्ज तो Q ही गया होगा, सेल से Q चार्ज प्रोवाइड हुआ है, तो इधर पे आ जाएगा माइनस Q और इधर पे क्या आ जाएगा, ये प्लस Q। यानी कि टोटल चार्ज Q हो गया, तो Q अपान इसकी कैपेसिटी C। ये चार इक्वेशन हमको यहां पे मिल गई। अब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि C निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेज हमने यहां सेल से प्रोवाइड किया वही तो तीनों में गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो V वोल्ट है ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, ये तीनों क्यों प्रोड्यूस हुए, ड्यू टू दिस। तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, उनका सम। अब देखिए क्या होगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C इज इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या लिखेंगे यहां पे, ऑन डिवाइडिंग बाई Q।
अगर इस इक्वेशन को हम Q से डिवाइड कर दें तो बच्चों हमको क्या मिलेगा, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को कभी कभी हो जाता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें कैपेसिटर में वैसा ट्रीटमेंट होता है जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है, वैसा कैपेसिटर में सीरीज में होता है। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। है क्या, अगर हम ये मान लें कि 3 कैपेसिटर हैं और वो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। पहला कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है और तीसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। मान लिया इन तीनों को हमने V वोल्ट के सेल से जोड़ दिया। पैरेलल में है, ये कैसे पता चल रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, एक से ज़्यादा रास्ते हैं। जब एक से ज़्यादा रास्ते से किस 2 पॉइंट के बीच पहुंच सकते हों तो वो दोनों फिर पैरेलल में कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। मान लेते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। ये हमने V वोल्ट का एक सेल अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सीधी सी बात है, सेल के पॉजिटिव एंड से चार्ज निकलेगा, वो चार्ज पहुँचेगा। मान लीजिए पहले प्लेट पर इधर से भाई चार्ज यहाँ जो भी पहुँचेगा, मान लो इसने Q चार्ज प्रोवाइड किया, तो वो Q चार्ज अब 3 जगह बटेगा। पता नहीं इस पर कितना चार्ज आएगा। मान लीजिए इस पर चार्ज कैसे गया, ये Q1 गया, तो इधर पे क्या आ जाएगा, ये -Q1 आ जाएगा। इधर पे मान लीजिए चार्ज Q2 गया, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q2 आ जाएगा माइनस का इधर। इधर मान लीजिए Q3 चला गया, तो अगर इधर Q3 चार्ज गया है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस का Q3 आ जाएगा। अब इससे इंडक्शन इधर होगा प्लस का Q1, यहाँ से इंडक्शन हो गया प्लस का Q2, इस आउटर मतलब एक्सटर्नल प्लेट पे इधर आएगा प्लस का Q3। ये तीनों Q1, Q2, Q3 आएंगे Q चार्जेस में सेल में वापस। अब बच्चों मेन बात क्या है कि यहाँ चार्ज डिवाइड होते समय किस बात का ध्यान रखना है कि पैरेलल में जब चार्ज डिवाइड होता है तो वो इस तरीके से होता है कि इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, V। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, V जाएगा। इस पर भी कितना जाएगा, V जाएगा। इस पर भी कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, V होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इक्वली प्रोवाइड होता है तीनों में। ठीक है, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो बच्चों आपको वही पुराना फार्मूला यूज करना है। आपको पता है ना C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, तो अगर यहां से कोई पूछे Q कितना होता है तो Q बराबर क्या बताएंगे, CB। अब Q क्या था, ये नेट चार्ज था, इधर से जो गया था, यहां से नेट इधर वापस आ गया। ठीक है, ये नेट इधर आया था, ऐसे चला गया। तो बच्चों Q इक्वल टू हो गया CV। तो अगर पहले कैपेसिटर के लिए हम देखें तो Q की जगह कितना आएगा, Q1। यहाँ पे चार्ज कितना गया है, Q1 गया है, बराबर C1V, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे फॉर सेकंड कैपेसिटर, फॉर सेकंड कैपेसिटर। अगर सेकंड कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें बच्चों हमको क्या मिलेगा, Q2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C2V। सीधी सी बात है, Q इज इक्वल टू CV हो रहा है। अब देखिए फॉर थर्ड कैपेसिटर, तीसरे के लिए बात कीजिए भाई, तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा,
सीधी सी बात है वो आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V। ये तीसरे के लिए आ गया। तो यहां पर अब लिखेंगे फॉर होल कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। तो देखिए इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है तो हमने क्या बताया था, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन तीनों की जगह यूज कर सकते हो, मतलब इन तीनों को हटा दो, उसकी जगह वो इक्विवेलेंट वाला यूज कर लो, तो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है उसको V वोल्ट से जोड़ दें तो वो वही काम करेगा इक्विवेलेंट अगर इनका है तो, जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। मतलब ये तीनों मिलकर क्यू चार्ज ले रहे थे तो ये अकेले अपना क्यू चार्ज ले लेगा, ये अकेले क्या करेगा, क्यू चार्ज ले लेगा V वोल्ट की सेल से। इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। अब बच्चों हमको एक बात तो समझ में आ रही है, क्या, वी नो दैट, क्या जान रहे हैं बच्चों, हम ये जान रहे हैं कि जो चार्ज यहां से प्रोवाइड हुआ वही यहां गया, यहां गया, यहां गया। मतलब जो चार्ज यहां से प्रोवाइड हुआ तीन जगह डिवाइड हुआ, मतलब कह सकते हैं इन तीनों चार्जेस का सम इसके बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q यानी कि CV देखिए इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V ऑन डिवाइडिंग बाई V, यहां पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई V। जब V से डिवाइड करेंगे तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट कैपेसिटी C इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमने देख ली, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर तीन कैपेसिटर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, C1, C2, C3, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आती है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर यही तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम अगर हमारे पास हो जाता है, तो इन तीनों की जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम निकालते हैं C1, C2 और C3 की, तो ये आ जाती है, ठीक है। मान लो A और B के बीच के निकाल रहे हैं। हाँ बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में CAB मतलब A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे हम आपको एक सर्किट दे देते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा, और हम कह दें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो सोचो बच्चों कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, जबकि ये हमको दे दिया गया C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, ये दे दिया गया 2 माइक्रोफेरेड और ये दे दिया गया 4 माइक्रोफेरेड। ये तीन कैपेसिटर ऐसे लगे हैं, हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है। तो देखिए पहला तो मैं आपको स्टेप वाइज लिख लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी कुछ बताऊंगा, आप उनको अपने आप लिख के कीजिए, ठीक है। तो ऐसे इसको करना है तो सबसे पहला काम ये होता है, ज़्यादातर केसेस में आपको C1, C2, C3 नहीं लिखा मिलेगा, सीधे मिलेगा या 3 या 4 या 2। तो सबसे पहला काम करेंगे आप लोग इन सबका नामकरण करेंगे। नामकरण से बहुत आसानी हो जाती है आपको समझाने में और सामने वाले को समझने में,
क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो एग्जामिनर को देखना है, और एग्जामिनर को अगर समझ में आसानी से आ जाएगा तो आपको मार्क्स भी आसानी से मिल जाएंगे। अब बच्चों बात यहाँ पे करते हैं कि हम इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए, आप ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको ब्रेक करने की हमेशा कोशिश करेंगे, इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे देखो C2 और C3 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पहले इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। ये कैसे हैं, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में है, इसका सीधा सा मतलब हुआ इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी C2 प्लस C3। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से बच्चों C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C2 मीन्स 2 प्लस C3 मीन्स 4। जब आप इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 माइक्रो फैरेड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्विवेलेंट आया, इन दोनों की जगह हम इसको लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 2 और 4 को हटा के इनकी जगह हम 6 वाला ऐड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ कि अगर इस डायग्राम को हम दोबारा बनाना चाहें तो कुछ ऐसा मिलेगा। ये A वाला पॉइंट रहेगा, ये C1 तो है ही 3 माइक्रोफैरेड, और उन दोनों को हटा के उसकी जगह इक्विवेलेंट वाला यानी कि 6 माइक्रोफैरेड वाला मैंने कनेक्ट कर दिया। ये डायग्राम इस तरीके से रीअरेंज हो सकता है। अब इसका C इक्विवेलेंट क्या आएगा सोचिए। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये हो गए सीरीज में। जब सीरीज में इनको सॉल्व करना होता है तो लिखेंगे यहां पे कि C1 एंड C डैश आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C डैश। अगर आप यहां से थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C डैश प्लस C1/C डैश C1। या अगर आप चाहें तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू C1 C डैश अपान C1 प्लस C डैश लिख सकते हैं। तो जब दो कैपेसिटर लगे हों तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो C1 C डैश अपान C1 प्लस C डैश। अगर हम सारी वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा C इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपान 3 प्लस 6। सॉल्व कीजिए, ऊपर 18 नीचे 9, यानी कि आंसर कितना आया, 2 माइक्रोफैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इज 2 माइक्रोफैरेड। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा दे दिया जाए बच्चों, ऐसा, ठीक है। ये हो गया C1, कुछ भी ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 100 माइक्रोफैरेड। ये हो गया C2 200 माइक्रोफैरेड। ये हो गया C3 400 माइक्रोफैरेड, और ये हो गया C4 400 माइक्रोफैरेड। ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि A और B पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको पता है ना, नॉर्मल जैसे कोई वायर पड़ा तो चाहे यहाँ पड़ा हो चाहे इसको हम उठा के ऐसे रख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, बी वाले वायर को पकड़ के ऐसे सीधा कर देंगे। जब हम सीधा करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन हमको कैसे दिखाई देगा, अब ये कॉम्बिनेशन हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा। मतलब इसको अगर हमने री डायग्राम में देख लिया तो हमको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी वाले को पकड़ के हमने ऐसे सीधा कर दिया। ये बच्चों बी के साथ जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है कितना है, 100 माइक्रोफैरेड। ये दोनों कितने हैं देखिए, 400 माइक्रोफैरेड एंड 400 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है 200 माइक्रोफैरेड। जिसके जो नाम थे वो लिख दीजिए। मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया।
अब आपको क्या दिख रहा है कि C3 और C4 कैसे लगे हैं सीरीज में, तो यहां लिखा जाएगा क्या, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो जब ये सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सोचो, C3C4 अपान C3 प्लस C4। अभी हमने समझाया था ना कि अगर सीरीज में लगे हों तो आप 1/C3 प्लस 1/C4 करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, यही आएगा जो मैंने लिख दिया। यानी कि ये आ जाएगा 400 इंटू 400 अपान 400 प्लस 400 और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 200 माइक्रोफैरड। ये इक्विवेलेंट किसका आ गया, C3 और C4 का। अब देखिए इन दोनों की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा दिख रहा है, पैरेलल में। इसका मतलब हुआ कि अब जो इनका इक्विवेलेंट आया है C डैश एंड C2 आर इन पैरेलल, और जब ये पैरेलल में हैं, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि C डबल डैश इस पूरे डायग्राम का इक्विवेलेंट बराबर किसके आएगा, C डैश ऊपर वाले का प्लस नीचे वाला यानी कि C2, यानी कि ये आ जाएगा 200 प्लस 200 तो हो जाएगा ये 400 माइक्रोफैरड। अब बच्चों क्या दिख रहा है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, सीरीज में। ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो इस पूरे की जगह क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट जोड़ सकते हैं। मतलब यही डायग्राम अगर आप रीअरेंज करें तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, इधर 100 बचेगा और इधर C डबल डैश वाला बचेगा। क्यों भाई, तो क्या लग रहा है कि C1 और इनका टोटल इक्विवेलेंट C डबल डैश ये कैसे हैं, सीरीज में। तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, C1 एंड C डबल डैश आर इन सीरीज। तो जब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, C मान लेते हैं अब, तो ये आएगा C डबल डैश इंटू C1 अपान C डबल डैश प्लस C1। सॉल्व कर लीजिए, 400 इंटू 100 अपान 400 प्लस 100, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा, यह आएगा ऊपर से 40,000 डिवाइडेड बाई 500, यानी कि आएगा 80 माइक्रोफैरड। तो ये कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी, 80 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई 80 माइक्रोफैरड। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है कि the equivalent capacitance of combination between A and B is in the figure 2Q 41 is 4 microfarad। ये डायग्राम आपको दिया गया। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ C। सेकेंड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ A 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB। थर्ड, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बच्चों ये डायग्राम हमको दिया गया। अब पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड है तो C की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि अगर हम A और B को कनेक्ट कर दें एक सेल के साथ ऐसा 12 वोल्ट का, तो पहले वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इसको C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं। तो हमें Q1 और Q2 फाइंड करना है। और थर्ड सिचुएशन में हमको V1 और V2 फाइंड करना है, दोनों पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बच्चों पहला वाला पॉइंट पहले हम सॉल्व करेंगे कि हमें C इक्विवेलेंट इन दोनों का दिया है। अब देखिए, देखने से आपको पता चल रहा है कि C1 और C2 कैसे हैं, सीरीज में। तो यहां पे लिखेंगे क्या, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो C इक्विवेलेंट बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। पता है ना,
1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा ये सोचिए, C1 कितना है 20 इंटू C2 C/20 प्लस C, और C इक्विवेलेंट तो हमको दे रखा है, कितना दिया है बच्चों ये 4 माइक्रोफैरेड। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, देखिए इससे इसको डायरेक्ट कट कर देंगे 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचेगा 20 प्लस C इज इक्वल टू 5C, मीन्स 4C इज इक्वल टू 20 या C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, ये आ गई 5 माइक्रोफैरेड। बच्चों अब सेकंड केस में देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि अगर यहां पे हमने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, भाई जब बैटरी कनेक्ट करोगे, कोई सेल कनेक्ट कर दोगे तो क्या करेगा, ये चार्ज प्रोवाइड करेगा। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में हैं, और जब सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उन पर चार्ज सेम होता है। इसका मतलब जो चार्ज इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि Q1 और Q2 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं। और Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है नेट चार्ज का, Q इज इक्वल टू होता है CV, C मतलब पूरे इसकी सर्किट के ले लो और V इक्विवेलेंट ले लो। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां पे ये वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट का, ठीक है। जब ऐसी चीज हो चुकी है तो यहां पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C इक्विवेलेंट कितना आया था, देखिए ये तो गिवन था हमको क्वेश्चन में, 4 इंटू V कितना है 12। तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी 48 माइक्रोकूलाम। क्यों, देखिए माइक्रोकूलाम इंटू वोल्ट, यह आएगी माइक्रोफैरेड इंटू वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगी माइक्रोकूलाम। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए कि जब इतनी वैल्यू आ गई, हमें चाहिए था थर्ड पार्ट में V1 और V2, तो इसका चार्ज निकल आया 48 माइक्रोकूलाम, इसका चार्ज निकल आया 48 माइक्रोकूलाम। तो जब चार्ज मिल गया, कैपेसिटी मिल गई, तो इसका वोल्टेज निकालना कौन सा बड़ा काम भाई। मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, तो भाई सीधी सी बात है V1 बराबर क्या होगा Q1/C1। भाई Q1 आपने कितना निकाला, देखिए 48 माइक्रोकूलाम अपान C1 कितना है, देखिए ध्यान से 20 माइक्रोकूलाम। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया एट फर्स्ट कैपेसिटर। अब बच्चों सेकंड कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, V2 सोचो इसी तरीके से Q2/C2। C2 का मतलब C, और C हमने फाइंड कर लिया था सॉल्व करके 5 माइक्रोफैरेड, ये आ चुका है 5 माइक्रोफैरेड, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो V2 इज इक्वल टू Q2/C2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा Q2 कितना है भाई, Q2 देखो 48, C2 ये कितना है 5। सॉल्व कर लेना, तो ये सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास मिलेगा 9.6 वोल्ट। सो पोटेंशियल ड्रॉप एट फर्स्ट कैपेसिटर इज 2.4 वोल्ट एंड सेकंड कैपेसिटर इज 9.6 वोल्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह आता है कि three identical capacitors C1, C2 and C3 of capacitance 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery as shown in figure. Find first charge on each capacitor, second equivalent capacitance of the network, third energy stored in network of capacitors.
ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमको दिया है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि C1 है 6 माइक्रोफेरेड, C2 है 6 माइक्रोफेरेड, C3 है 6 माइक्रोफेरेड और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और हमको क्या बताना है, पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और दूसरा बच्चों हमको बताना है वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट, और तीसरा हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैपेसिटर। बच्चों अगर इस डायग्राम को आप रीअरेंज कर लीजिए थोड़ा सा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इस C3 को पलट के इस तरफ ले आए, ऐसे पूरे को उठाएं ऐसे और ऐसे रख दें इधर, यानी कि इस डायग्राम को अगर आप रीअरेंज करते हैं तो यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आफ्टर रीअरेंज बनेगा बच्चों। ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटी का, ये C2 कैपेसिटी का, ये C3 कैपेसिटी का, ये 12 वोल्ट। क्या किया, केवल इस पूरे वायर को ला के इधर रख दिया, ठीक। तो देखो 12 वोल्ट से दोनों को कनेक्ट कर लिया ऐसे। तो इसको हम इस तरीके से रे डायग्राम कर सकते हैं। अब तो सॉल्व करना बहुत सिंपल लग रहा। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा बच्चों कि ये 12 वोल्ट के साथ ये पूरा सिस्टम कैसे है, पैरेलल में, और ये इससे कैसा है, इसके साथ ये भी पैरेलल में। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो VBC, क्योंकि पहले पॉइंट में हमको सब पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए हमको इन सब की कैपेसिटी तो पता है, वोल्टेज पता करना पड़ेगा। तो VBC हमको पता चल गया, BC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा ये दोनों पैरेलल में ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, 12 यहाँ तो 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पे भी 12 वोल्ट पहुँच गया। कई लोग ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ 12 है, यहाँ 0 मान लिया जाए, तो ये 12, तो ये 12, ये 12, ये 0, तो ये 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12। कैसे भी समझिए, इस तरीके से VBC पहुँच गया 12 वोल्ट, VAD कितना पहुँच गया, ये भी पहुँच गया 12 वोल्ट। अब देखिए आपको यहाँ पे चार्ज Q3 तो सीधा सीधा पता चल रहा। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना आ गया, 12 वोल्ट, कैपेसिटी कितनी है, C3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं चार्ज एट थर्ड कैपेसिटर, तो ये क्या आएगा, C3 इंटू VBC। क्यों? Q इजिकल टू क्या होता है, CV, वहां से। तो C3 कितना आया है, 72 माइक्रो कूलाम, यानी कि चार्ज एट C3 एज 72 माइक्रो कूलाम। अब बच्चों A से D में कितना चार्ज फ्लो होगा सोचिए। तो A से D का पोटेंशियल ड्रॉप तो आपको पता चल गया 12 वोल्ट का। तो A से D की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, C ऑफ AD, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ AD। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दो कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1/CAD। सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा। यहां से जब देखोगे तो CAD की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 6 इंटू 6 अपान 6 प्लस 6। इसका मतलब हुआ CAD आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। जब A और D के बीच की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड आ गई, इसका मतलब हुआ कि चार्ज Q1, और आपको पता है जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CAD इंटू VAD। तो बच्चों CAD कितना आया है 3 और इंटू VAD कितना आया है 12, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हो गया 36 माइक्रोफैरेड। ये चार्ज आ गए एट ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट।
वो कैसे निकालेंगे भाई? सोचो, CAD और CBC ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? पैरेलल। यहाँ की इक्विवेलेंट आपने कितनी निकाली कैपेसिटी CAD? देखिए 3। यहाँ की इक्विवेलेंट कितनी है? 6। तो ये दोनों हो गए पैरेलल। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे CAD एंड C3 आर इन पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा? CAD प्लस C3। तो ये C इक्विवेलेंट आ गया CAD प्लस C3। क्यों? क्योंकि CAD के साथ C3 कैसा है? पैरेलल में है। इसका मतलब यहां से C इक्विवेलेंट बच्चों आ जाएगा, क्या आएगा? CAD। तो यहां का इक्विवेलेंट देखिए कितना आया है, आपने सॉल्व किया था, ये 3 माइक्रोफैरेड प्लस C3 कितना है? ये आपको दिया है 6 माइक्रोफैरेड, ये आपको शुरुआत में ही दिया था। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द सर्किट इज 9 माइक्रोफैरेड। अब हमें इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, U1, U2 और U3। तो बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं सब पे। तो बच्चों आपने देखा कि C1, C2 और C3 इन पर आपने चार्ज निकाल दिया था, कितना पहुंच गया था? तो इसे C3 पे चार्ज कितना पहुंचा था? Q3 आपने निकाला था 72 माइक्रोकूलम। आपने C1 और C2 दोनों पर चार्ज फाइंड किया था, यह आया था 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पहले में कितनी स्टोर होगी, दूसरे में कितनी स्टोर होगी और तीसरे में। ठीक है, तो अब हमको बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि पहले में कितनी स्टोर होगी, दूसरे में कितनी होगी और तीसरे में। तो पहले के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्टोर्ड एट फर्स्ट कैपेसिटर हाफ Q1 स्क्वायर अपान C1। तो क्या आएगा? हाफ Q1 स्क्वायर 36 माइक्रोकूलम है, ध्यान रखना, का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 36 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपान C1 कितना है? देखिए ये है 6 माइक्रोफैरेड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये U1 की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको कट करेंगे 6 टाइम, इसको इससे कट किया 3 टाइम, 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 और क्या आ जाएगा? माइक्रो जूल। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? माइक्रो जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट फर्स्ट कैपेसिटर। तो सेकंड पे कितनी होगी? तो देखो आइडेंटिकल केस है, उस पर भी चार्ज Q2 गया 36 माइक्रोकूलम और उसकी भी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड, तो उसका भी एनर्जी यही आ जाएगा 108 माइक्रोजूल। अब बच्चों तीसरे कैपेसिटर की बात करते हैं, U3 क्या निकलेगा जरा देखिए, ये आएगा 1/2 Q3 स्क्वायर अपान C3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा? Q3 स्क्वायर, इस पे कितना चार्ज गया? ये गया 72 इंटू 72। क्यों? क्योंकि 72 माइक्रोकूलम था ना, तो यानी कि माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपान C3, ये कितना आया? 6 माइक्रोफैरेड। इससे इसको कट करेंगे, फिर इसको इससे कट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा? दिस इंडिकेट U3 इज इक्वल टू 432 जूल। वो भी कैसा? 432 माइक्रो जूल बच्चों। तो U3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 432 माइक्रो जूल। इसको भी नोट कर लीजिए। बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।